गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप लोग कृतिका नहीं क्षितिज के पार्ट 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर। उसमें अगले वीडियो में आप राहुल संकृत्यायन के जीवनी से संबंधित बातों को समझें। राहुल संकृत्यायन यात्रा वृत्तांत को लिखने के लिए एक अग्रगण्य लेखक माने जाते हैं। उन्होंने ढेर सारी यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसमें ल्हासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत है वह काफ़ी स्मरणीय यात्रा वृत्तांत है कि लेखक को उस यात्रा के दरमियान क्या क्या सीख मिली, कितने कष्ट झेलने पड़े। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि 1929 और 1930 में यह जो चीनी और तिब्बत के जो रास्ते थे वह बंद थे। यही रास्ता था जहाँ से कि हिंदुस्तानी सामान भी तिब्बत को भेजे जाते थे। उस रास्ते पर रोक लगी हुई थी। सामान भेजना काफ़ी मुश्किल होता था। सिर्फ सामान ही नहीं, वही रास्ता था जिससे कि सैनिक भी वहाँ जाते थे। ढेर सारे सैनिक छावनियाँ भी थी, लेकिन अभी तो सारे सैनिक छावनी जो हैं वह जीर्ण अवस्था में पड़ गए हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। लेखक अपनी यात्रा के दरमियान इस बातों को लिखा है कि उस सैनिक छावनी को वहाँ के किसान ने अपना बसेरा बना लिया, और कुछ ऐसी छावनियाँ थी जो कि यूं ही पड़ी थी। मैं जब यात्रा के दरमियान वहाँ गया तो एक भिखमंगे के रूप में गया, एक भिखारी के रूप में गया। जैसा कि उन्होंने बताया कि चीन की जो संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति में देखने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ के लोग जो हैं वो अतिथि सत्कार के लिए काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नचित्त होकर अतिथि सत्कार भी करते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि वहाँ की जो औरत होती है वह ज़्यादा पर्दा नशी नहीं होती है, वह पर्दा में नहीं रहती है। सास बहू मिल कर के ही सारे लोगों के पास कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो उसके हाव भाव में जुट जाती है। लेखक यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अति भिखारी स्वरूप व्यक्ति होता है उसे ही वह लोग अपना घर नहीं आने देती है, लेकिन बाद बाकी जो भी अतिथि आते हैं, रास्ते से जाते हैं, उनको बुला के बैठाना, यहाँ तक कि सास बहू मिलकर के उसके झोली में चाय से भर देती है। यह बात कहानी में बताया गया है। तो लेखक इस यात्रा वृत्तांत में एक बात की चर्चा की है कि मैं उस रास्ते से 5 वर्ष पहले गया था। उस समय मैं भिखारी के भेष में नहीं गया था। उस समय मैं एक सभ्य व्यक्ति बनकर घोड़े पर सवार होकर के उस रास्ते से पास किया था और जा रहा था, तो मैंने देखा कि उतना भाव आव भगत मुझे नहीं मिला जितना कि एक भिखारी के भेष में मुझे अभी मिल रहा है। लेखक उस बार भी आया था तो वहीं ठहरा था। गांव वाले ने उन्हें अच्छी जगह में ठहराए नहीं थे। सैनिक की टूटी हुई छावनी थी, उसी में जाकर के उन्होंने रात गुजारी थी। लेकिन इस बार जो उन्हें स्वागत हो रहा था वह उनको लग रहा था कि ये लोग भिखारी के प्रति भी कितने दया की भावना दिखाते हैं। संयोगवश उनके एक मित्र जो सुमित नाम का था, उनसे उन्होंने मुलाकात करना चाही और मुलाकात भी उनसे हो गई। उसने सोचा कि इस दुर्गम पहाड़ी को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सुमित को सारी बातों से अवगत कराया और सुमित से कहा कि यह लगभग 16-17 हज़ार ऊंचाई जो है, इतनी 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पार करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करो कि तुम 2 घोड़े ले आओ और मैं उस पर सवारी भी कर लूँगा और अपने सामान को भी मैं रख लूँगा। सुमित ने पहले उनको बहुत आराम से समझा कि वह
व्यक्ति आखिर मुझसे ऐसी बातों को क्यों कर रहा है, जबकि यह बता रहा है कि मैं 5 साल पहले भी यहाँ आया था। मेरे आवभगत में सारे लोग इतने नहीं लगे थे जितने कि अभी लगे हैं। बात कुछ उन्हें शंका की दिख रही थी, फिर भी उसने अपने दोस्त को इस बातों से नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं समझा और वह जाकर अपने दोस्तों से मिला। शायद वह उसकी अपनी पहचान थी कि उस दुर्गम पहाड़ी को भी उन्होंने आसानी से चलते हुए पार करने को ठान लिया। जब पहाड़ी के मध्य भाग में वह गया तो लेखक इसको अनुभव होता है कि वह क्षेत्र ऐसा था जहाँ की आसानी से डाकू किसी को अगर मार देता था तो वहाँ पता लगाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से वहाँ उसकी देखरेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और वहाँ की जो जनता थी वह शाम होते ही इस तरह बेहोश हो जाते थे कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता था। इन सारी बातों को लेखक बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि मैं इस दुर्गम घाटी में पहुंच गया हूं, जहां कि अगर मुझे यह दोस्त अच्छी तरह से मेरे मार्ग को प्रशस्त नहीं करवाता है तो मैं यहाँ घिर जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए उसमें अदम्य उत्साह और साहस की ज़रूरत होती है, जैसा कि राहुल संकृत्यायन ने इस यात्रा वृत्तांत में अपने आप को दिखाया है। जहाँ उनका कोई अपना नहीं था, जहाँ ना उनके पास घर द्वार थे, ना कोई आदमी अपना था, फिर भी इसने दुस्सह साहस के द्वारा ही उन्होंने इस दुर्गम यात्रा को सफल बनाया। सिर्फ यात्रा को उन्होंने सफल ही नहीं बनाया, बल्कि उसको इतने चिंतनशील बनाया कि उस पर उसने अपनी मन की गढ़ंत कहानी को रच डाला। लासा की ओर ऐसी यात्रा वृत्तांत है जहाँ से हम लोग उसको पढ़कर वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बहुत पहले से जान चुके हैं। सभ्यता और संस्कृति को परखने के लिए हमारे पास साक्ष्य होने की ज़रूरत होती है। अगर कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है तब उस पर उसकी रचना संभव नहीं होती है। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने वहाँ के साक्ष्य को जो प्रस्तुत किया, शायद उसके माध्यम से हम लोग वहाँ की संस्कृति से अवगत हो गए। आज नेपाल, तिब्बत और चाइना के बारे में हम लोग हर कुछ से अवगत हैं, लेकिन कहानी उस समय लिखी गई है जिस समय कि हमारे पास उतने आधुनिक उपकरण नहीं थे। उस समय के लिए यह बहुत ख़ास बात थी कि इस कहानी को पढ़कर लोग वहाँ की हर संस्कृति से अवगत हो गए, दुर्गम स्थिति से अवगत हो गए। फिर भी लोगों के मन में यह लगाव होता था कि काश मैं भी उस दुर्गम घाटियों को देखता, वहाँ के रहन सहन को देखता कि वहाँ के लोग कितने मेहनतकश होते हैं, कितनी मेहनत से सैलानियों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। लेखक आगे कहानी में यह भी बता रहे हैं कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को किस तरह से थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। उसका ख्याल ना रखते हुए वह गर्म सड़क पर अपने बच्चों को यूं ही पेड़ के नीचे लिटा देते हैं और अपने जीतोड़ मेहनत से उस पत्थर को काट काट करके आसान रास्ता बनाते हैं। तो लेखक के कहने का भाव यह है कि किसी चीज़ को देख करके आनंद लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस परिस्थिति पर अपने मन का चिंतन कर उस पर कुछ बातों को लिखना एक अविस्मरणीय बात होती है। यात्रा तो बहुत लोग किए होंगे या कर रहे होंगे, लेकिन राहुल संकृत्यायन ने जो वहाँ की स्थिति को देखा, अपने लेखनी के माध्यम से पुस्तक में रचा, शायद यह हर कोई लिए संभव नहीं था। हर कोई यूं ही यात्रा कर लेते हैं,
लेकिन वहाँ के रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे से अवगत कराना यह उनकी खासियत होती है। जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने इस कहानी के माध्यम से हमारे बीच उस दुर्गम स्थिति का वर्णन कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।